मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। हम लोग आज केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन की लास्ट लेक्चर होगा बच्चे, 6वां लेक्चर होगा। हम लोग केमिस्ट्री के इसके पहले जो टॉपिक पढ़े थे सभी रिएक्शन को हम लोगों ने देखा था। वो किस तरह से देखे थे? हम लोग इस प्रकार से देखे थे। योगात्मक अभिक्रिया था, वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद ऊष्मीय अभिक्रिया, उसके बाद अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन। ये बात जिसको समझ में नहीं आ रही होगी इसके पहले वाली क्लास आप लोग देख लीजिए। हाँ, आप लोग वीडियो चल रहा होगा, उसमें आई बटन वहां पे क्लिक करके देखेंगे तो नीचे आपको वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, 100% आपको समझ में आएगी। आगे की बात ये करते हैं कि ये सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ये लेसन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग। सबसे पहला होगा क्या? योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया को हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे हम लोग योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, इसी का दूसरा नाम है, इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इंग्लिश में बोलेंगे क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। हम लोग इसको पढ़ेंगे क्या? इसमें लिखते हैं क्या होगा कि यहाँ पे एक बराबर होगा, इधर क्या होता है? इधर होता अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिकारक होता है। इधर जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। ये बात आप लोग जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए जो कुछ लिया जाता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया कराने के बाद जो कुछ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब यह क्या होगा कि जब ये योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऐसे क्या होगा, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? आपको एग्जाम में इन सभी अभिक्रियाओं में से कोई ऐसे पूछेगा कि योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण सहित समझाइए, तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसमें से आपको करना क्या है, इसी की क्या होगा, डेफिनेशन लिखनी होगी, उसके बाद इसका एक उदाहरण देना होगा। उसी के आधार पर हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिएगा क्या होगा। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, क्या होगा? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके, ये क्या होंगे? ये 2 होंगे या 2 से क्या होंगे? अधिक होंगे। 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे। कहे क्या कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्या करके, अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाते हूँ। क्या कहेंगे? अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाते हूँ। उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ये बात आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद आपको ये पढ़ना होगा क्या? एक उदाहरण देखना होगा। इसका एक क्या पढ़ेंगे? उदाहरण पढ़ेंगे। इसको लिख लेने के बाद आप लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे क्या? उदाहरण। योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण। उदाहरण में क्या लिखेंगे? आप उदाहरण लिखेंगे जब, उसमें लिखेंगे, इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग उदाहरण को देखते हैं। हम लोगों ने उदाहरण को देखेंगे, इसका उदाहरण पढ़ेंगे। क्या होगा? अब आपको ये पता है कि योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद, सिंगल उत्पाद बनाते हों, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं जो गैसीय अवस्था, मान लीजिए गैसीय अवस्था में अमोनिया गैस, क्या बोलते हैं? अमोनिया गैस का फार्मूला होगा NH3।
अमोनिया गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके, अम्ल से क्रिया करके, क्रिया करके ध्यान रहे ये भी क्या अमोनिया गैस, ये अमोनिया क्या है गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी क्या है गैसीय अवस्था में होगी। तो ये क्रिया करके क्या बनाएगी अमोनियम क्लोराइड बनाती है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड गैसीय रूप में उत्पाद प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड गैसीय रूप में उत्पाद प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है। अब हमने ये बात देखा कि गैसीय अवस्था में क्या है, ये गैसीय अवस्था में है, दोनों चीजें गैसीय अवस्था में है, दोनों चीजें गैसीय अवस्था में हैं। हम लोग इसको दोनों क्रिया कराएंगे, क्रिया कराने के बाद क्या होगा अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, यह एक क्या होगा योगात्मक अभिक्रिया होगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए अमोनियम क्लोराइड इसका सूत्र होगा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं HCl, यहाँ पे क्या लिखेंगे HCl, और ये अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो होगा HCl, इसका बाद क्रिया अम्ल से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ये बात आप लोगों ने सीख लिया। यदि इसका एक और उदाहरण देखे जाए, इसका और भी उदाहरण याद होना चाहिए सब उदाहरण। क्या है पहला उदाहरण, आपने क्या किया अमोनिया गैस को किससे क्रिया कराई HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई, तो आपको क्या मिला अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब अगर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करा दी, कार्बन मोनोऑक्साइड से Cl2 से क्रिया करा दी, कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बाद क्या बनेगा कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है, कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है, मतलब क्या होगा COCl2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसको नोट करिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग कौन सा वियोजन अभिक्रिया। तो आप लोग पढ़ेंगे कौन सा वियोजन अभिक्रिया को देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या होगा वियोजन अभिक्रिया। आप लोगों ने वियोजन अभिक्रिया को ये भी देखा था, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। तो चलिए हेडिंग डालेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया। आप लोगों ने वियोजन अभिक्रिया को डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो डिकम्पोज इसमें जस्ट ये योगात्मक अभिक्रिया का विपरीत होता है, इसके क्या होता है विपरीत होता है, उल्टा होता है। कहने का मतलब ये है इसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या होते थे, इसमें होते थे अभिकारक होते थे, और यहाँ पर आपको क्या मिलता था सिंगल प्रोडक्ट बनता था। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता था, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे एक अभिकारक होगा और एक अभिकारक होगा, और क्या होगा 2 या 2 से अधिक क्या होगा उत्पाद प्राप्त होता है। तो इसमें हम लोग यही देखते हैं। चलिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उल्टा होती है। किसकी उल्टा होती है, यह वियोजन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के उल्टा होती है। तो लिखेंगे क्या कि जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में क्या होता है अपघटित होता है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे, जब एक अभिकारक, जब एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, जिसमें एक अभिकारक आपको पता होगी अभिकारक कहाँ है, इधर एक अभिकारक होगा
एक अभिकारक दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या उत्पाद, दो या दो से अधिक उत्पाद में अपघटित होता है, उत्पाद में अपघटित होता है, अपघटित होता है, अपघटित होता है, उसे क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक विद्युत वियोजन अभिक्रिया, एक विद्युत वियोजन अभिक्रिया, और एक क्या होगा उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, एक उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और एक क्या होगा प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो हेडिंग डालेंगे इसमें, पहला हेडिंग डालिए, इसमें हेडिंग डालेंगे हम लोग, इसे नोट करिए, इसके बाद हम लोग इन तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं, इसको नोट करिए हम लोग, इसके बाद बारी बारी से तीनों को पढ़ते हैं। हम लोग उष्मीय वियोजन, इसके बाद पहला पढ़ते हैं उष्मीय वियोजन। तो हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे उष्मीय वियोजन, क्या हेडिंग डालेंगे, उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन की बात करें, इसे इंग्लिश में लिखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ की बात करें अगर उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, कि उष्मीय वियोजन में क्या होगा कि एक कोई अभिकारक होगा, उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद में अपघटित होता है, उसे क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद में अपघटित होता है, उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे संगमरमर का सूत्र है, संगमरमर का सूत्र है, ये संगमरमर का सूत्र है, और ये बिना बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा हुआ चूना। आप क्या करेंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट जब उष्मा उस पे पड़ती है, जब उष्मा दी जाती है, अगर उस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया उष्मा दिया जाता है, जब इसमें उष्मा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपघटित होता है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, जो खाते हैं वो चूना नहीं, इसको खाने से पहले ये ऐसा है, इसके साथ अगर पानी की क्रिया कराते हैं तो पानी में डालते हैं, उसके बाद बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो खाया जाता है, जो खाते हैं। तो हाँ, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद ये बनेगा दूसरी गैस निकलती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा जब पाएगा तो अपघटित होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, उष्मा के द्वारा अपघटित होगा, इसलिए क्या होगा, उष्मीय वियोजन कहते हैं। इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगला पढ़ते हैं। कहेंगे प्रकाशीय वियोजन, क्या होगा प्रकाशीय वियोजन, इस अभिक्रिया जिसमें अभिकारक किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद में अपघटित होता है, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। इसका उदाहरण जो होगा उसको देख लेते हैं, इसका उदाहरण क्या होगा, AgCl, क्या होगा, AgCl। अब अगर AgCl में क्या होगा, अब इसमें प्रकाश क्या करेंगे, प्रकाश में रखेंगे तो ये अपघटन की क्रिया होगी। तो अब ये क्या होगा, ये बनेगा क्या, Ag बनेगा प्लस क्या बनेगा, Cl2 बनेगा। हाँ, एक बात है, अगर यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस आप लोग पढ़ ही चुके हो, तो रिएक्शन बैलेंस में यहाँ पर Cl2 2 है वहां पे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, Cl2 2 है, यहाँ पे 2 Ag हो गया, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, अभी रिएक्शन बैलेंस हो गया। हाँ, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, वियोजन की अभिक्रिया संपन्न होती है, वियोजन की क्रिया होती है, और उसमें एक अभिकारक से क्या बनेंगे, दो या दो से अधिक
उत्पाद प्राप्त होते हैं उससे क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। आपको क्या होगा, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम होगा सिल्वर क्लोराइड। क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड इसका नाम होगा सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर है, वो क्या है, क्लोरीन है, या फिर क्या है, Ag सिल्वर होगा। चांदी, ये क्या है, चांदी है, सिल्वर बोलते हैं इसे। और ये क्या होगा, क्लोरीन गैस आपका क्या होगी, मुक्त होती है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, विद्युत वियोजन। हम लोग विद्युत वियोजन पढ़ रहे हैं, मतलब वियोजन का तीसरा भाग। पहला आपने थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब आपने तापीय वियोजन पढ़ा था, उसमें वियोजन पढ़ा था। दूसरा आपने पढ़ा प्रकाशीय वियोजन। उसके बाद तीसरा हम पढ़ रहे हैं क्या, विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आप करेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक, जिसमें यौगिक के यौगिक यौगिक के यौगिक के रासायनिक यौगिक के जलीय विलयन, यौगिक के जलीय विलयन यौगिक, अब यही होगा, क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें यौगिक के जलीय विलयन, यौगिक के जलीय विलयन में क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक अभिकारक में, दो या दो से अधिक उत्पादों में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, जल लिया, जलीय विलयन होगा, जल होगा। अब जल में क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करिए। यहाँ पर क्या करिए, विद्युत धारा प्रवाहित करिए। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये टूटेगा, क्या होगा, अपघटन की क्रिया होगी, अपघटन की क्रिया होगी। अब अपघटन की क्रिया होगी तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर दो ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन के लिए दो मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर दो। तो इस प्रकार से क्या होगा, जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। इतना नोट करिए। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे विस्थापन। तीसरा बात पढ़ रहे हैं। पहला हम लोगों ने देखा, पहला संयोजन योगात्मक अभिक्रिया देखा, दूसरा आपने क्या देखा, वियोजन अभिक्रिया। अब तीसरा क्या करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग विस्थापन को जब पढ़ेंगे तो विस्थापन में ये देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसमें क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु जो अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण जब लेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं,
कि फेरस अगर कॉपर के साथ रिएक्शन होगा, मतलब फेरस कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, तो फेरस क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसका उदाहरण जब देंगे, जैसे माना कि अगर फेरस है Fe जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, अब ये कॉपर सल्फेट के साथ, किसके, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा। कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है। ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है, तो क्या करेगा आगे, ये आगे बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, फेरस सल्फेट। क्या बनेगा, फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाता है। तो ये परमाणु क्या करता है, विस्थापित कर देता है। इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे उष्मीय अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का लेन देन होता हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का लेन देन होता हो, उसे क्या बोलते हैं, उष्मीय अभिक्रिया बोलते हैं। उष्मीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और दूसरा क्या होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या होगा दूसरा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दूसरा होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया रिएक्शन, तो क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये होगा एंडोथर्मिक। ये क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का मतलब ये होता है कि ये अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, यह अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को क्या करता है, देता है, मतलब ये ऊष्मा को देता है। अभिक्रिया जब करेगा तो आपको अभिक्रिया कराने के बाद आपको ऊष्मा अपने आप निकलती है। इसमें क्या होगा, इस अभिक्रिया में ऊष्माशोषी में शोषण होता है, हमें क्या होता है, देना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से प्राप्त होता है, इसमें क्या देती है, मतलब ये प्राप्त होती है। यहाँ पे क्या होगा, ऊष्मा प्राप्त होती है, और यहाँ पर ऊष्मा अभिक्रिया के लिए देना पड़ता है। यहाँ पर देना पड़ता है, यहाँ पे प्राप्त होता है, यहाँ पर देना पड़ता है। अब क्या करेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा क्या होता है, निकलती हो, जिसमें ऊष्मा निकलती हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल रही हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा कि यदि कार्बन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होगा, 94 किलो कैलोरी क्या होगा, ऊष्मा आपको मुक्त होगा। ये किलो कैलोरी आपको 94 किलो कैलोरी क्या होगा, ऊष्मा मुक्त होगा। 94 किलो कैलोरी आपको ऊष्मा मुक्त होगा। अगर यहाँ की बात करें, इसकी बात करें, यहाँ पे इसमें क्या होगा, यहाँ पे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल रही हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। और हाँ, ये भी बात है, ये प्लस साइन इसमें करेंगे तो अब उत्पाद की तरफ करेंगे, और यही अगर इस तरफ करेंगे, हाँ, ये लाइन के बाद इधर क्या होगा, प्लस होता है, इधर जोड़ते हैं ऊष्मा को, और इधर क्या होता है, घटाते हैं। अगर इधर लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, और इधर लिखेंगे प्लस लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसमें से ऊष्मा क्या होती है, निकल रही होती है, कोई ये क्या हो रहा है, निकल रही है, तो इधर क्या होगा, प्लस होगा, इधर क्या होगा, माइनस होगा। हाँ, यहाँ की बात करें, यहाँ पर क्या होगा, यदि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती हो, अभिक्रिया कराएंगे, अभिक्रिया के दौरान आपको क्या करना हो, ऊष्मा देनी पड़ती हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
एंडोथर्मिक रिएक्शन। की बात करें, एंडोथर्मिक वह रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या हो रही हो, उष्मा शोषण हो रहा, मतलब देना पड़ रहा हो। तो जैसे हम इसमें क्या करें, अगर हम नाइट्रोजन को ले लें और ऑक्सीजन को ले लें, इसको ले लें, इसको अगर डिफिनेशन इसका लिखेंगे तो ये लिखेंगे वह रासायनिक, उसमें यही होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें उष्मा 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 अभिक्रिया कराने के लिए अभिक्रिया अभिक्रिया कराने के लिए देना पड़ता हो उसे क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, यदि आप ऑक्सीजन को ले लीजिए और नाइट्रोजन को ले लीजिए, ऑक्सीजन को ले लीजिए और नाइट्रोजन को ले लीजिए और इसे उच्च ताप पर गर्म करिए, बहुत उच्च ताप पे क्या करिए, गर्म करिए। अब सुनिए, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, नाइट्रोजन ले रहे हो, तो आप इसको मिला रहे हो, मिलाने के बाद क्या करोगे, गर्म करोगे। तो गर्म करोगे तो आप अपने तरफ से कुछ तो गर्म करने के लिए कहाँ से गर्म कर रहे हो, अपनी तरफ दे रहे हो ना, मतलब अपनी एनर्जी दे रहे हो, अपनी उष्मा दे रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देना पड़ता है, वही अभिक्रिया कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो उसे क्या बोलेंगे, आपको उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स करके बहुत उच्च ताप पर अगर गर्म करते हैं तो आपको ये बनता है, क्या बनेगा, ये NO बनेगा, ये आपको ये बना ना। अब इसके बाद इसमें से आपको, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, उधर क्या होगा, प्लस होगा। इधर आप जोड़ रहे थे, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 45 किलो कैलोरी, कितना, 45 किलो कैलोरी आपको उष्मा क्या होता है, 45 किलो कैलोरी आपको उष्मा देनी पड़ती है। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराना हो तो आपको 45 किलो कैलोरी आपको उष्मा देनी पड़ती है। आप लोग को इसके बाद आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं, और बिना बुझा चूना को जब घर पे रखते हैं, जब उसको रखते हैं पानी में डालते हैं, तो ऐसा होता है कि आप लोग जानते होंगे कि जो बिना बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वह होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या बनेगी, आप कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये देखेंगे कि ध्यान से यहाँ पर ये कैल्शियम और इसके साथ होगा तो ये इसमें से अभिक्रिया के दौरान यहाँ पर उष्मा निकलती है। आप यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उष्मा निकलती है। जब ये उष्मा निकलती है तो ये उष्मा छेपी हुआ कि उष्मा शोषी हुआ, आप कहेंगे इसमें से उष्मा छेपी हुआ कि उष्मा शोषी हुआ। तो अगर हम बात करें उष्मा छेपी हुआ या शोषी हुआ, इन दोनों में से कौन सा हुआ। आपको पता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि उष्मा लगती है अगर उष्मा अगर देनी पड़ती है तो उसमें क्या होता है, इस शोषी में जाती है इसमें। अब यहाँ पे तो निकल रही है तो उष्मा छेपी हुई, तो ये रासायनिक अभिक्रिया का हुआ उष्मा छेपी हुई। तो यहाँ पर हम उष्मा शोषी की बात कर रहे थे। उष्मा शोषी में जब ये लाइन होता है अभिकारक उत्पाद की जब बात करें तो इधर उत्पाद की तरफ नेगेटिव होता है और इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, हाँ अब तक हम लोगों ने योगात्मक अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और उसमें अभिक्रिया पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया, हेडिंग डालेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो अब हम लोग क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया को पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया हम लोग अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और अपचयन अभिक्रिया के बाद एक और होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया ये होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन है, हाँ, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, निकल रहा हो,
ऑक्सीजन निकल रहा हो या कोई ऋणात्मक ऋणात्मक परमाणु क्या हो रहा निकल रहा हो, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा हो, ऑक्सीजन निकल रहा हो और ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन जुड़ रहा हो उसे क्या बोलते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग ये जान गए। इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, हम लोग क्या करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा हो और हाइड्रोजन जुड़ रहा हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग इसको देख लीजिए। इसका अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हम लोग ये देखते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन निकल रहा होना चाहिए और क्या हो रहा, ऑक्सीजन का मतलब ये भी कह सकते हैं कि कोई नेगेटिव ऋणात्मक तत्व क्या हो रहा हो, निकल रहा हो और धनात्मक तत्व क्या हो रहा, जुड़ रहा हो। धन आयन वाले जुड़ रहे हों और ऋण आयन वाले निकल रहे हों, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर जिंक ऑक्साइड में अगर कार्बन की रिएक्शन कराएं, जिंक ऑक्साइड में यदि कार्बन की अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो निकल जाए। अगर ये ऑक्सीजन इसका साथ छोड़े, इसका जिंक का साथ छोड़े, तो अब यहाँ से जिंक अकेला होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो आपको ये पता हो गई है कि ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। इसके साथ कौन सी, ये जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यदि जिंक का अपचयन हो रहा है, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जिंक के पास से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। मैंने कहा कि जहां पर ऑक्सीजन या कोई ऋणात्मक तत्व निकलता है तो वहां पर क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया होगी। यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर हम ऑक्सीकरण की बात करें, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करें तो वह जस्ट यही होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, जुड़ रहा हो, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन क्या हो, निकल रहा हो, हाइड्रोजन निकल रहा हो। अब ये ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या फिर कोई ऋणात्मक, या फिर क्या बोलेंगे, कोई ऋणात्मक तत्व क्या हो रहा हो, जुड़ रहा हो, ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा हो। यहाँ पर क्या हो, कोई धनात्मक तत्व क्या हो, निकल रहा हो। कहने का मतलब ये हुआ, यदि रासायनिक अभिक्रिया में ऋणात्मक तत्व का जुड़ना और धनात्मक तत्व का निकलना क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का होगा कि ऋणात्मक तत्व का जुड़ना और धनात्मक तत्व का निकलना क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो आप लोग इसके जस्ट क्या होगा, ऑक्सीकरण उल्टा होता है किसके, अपचयन के उल्टा होगा। अपचयन उल्टा होता है किसके, ऑक्सीकरण के उल्टा होता है। यहाँ पे यदि हम लोग इसकी बात करें, जैसे मान लीजिए पोटेशियम ब्रोमाइड है, अगर हम पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया यदि हम Cl क्लोरीन से कराएं, यदि हम किससे कराएं, क्लोरीन से कराएं, तो यदि हम पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया यदि क्लोरीन से कराते हैं तो क्या होगा, आपको यहाँ पर देखिए KCl, आप ब्रोमीन यहाँ पर है, पोटेशियम ब्रोमाइड है और क्लोरीन के साथ क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। पोटेशियम ब्रोमाइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होगा, क्या बनेगा, इसके बाद अभिक्रिया होने के बाद क्या बना, पोटेशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड प्लस क्या होगा, यहाँ Br2 ब्रोमीन गैस क्या हो, मुक्त हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ में अब यहाँ पे ऋणात्मक तत्व इसके साथ जुड़ रहा है, यहाँ पर ऋणात्मक तत्व क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ये इस प्रकार से यहाँ से देखिए, ये यहाँ पर ऋणात्मक तत्व का जुड़ना ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहला रहा है। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पर देख लीजिए,
हम लोगों ने एक ही उदाहरण नहीं, बहुत से उदाहरण होगा। जैसे आप अगर कार्बन के साथ रिएक्शन कराएं, किसके, कार्बन के साथ, अगर हम ऑक्सीजन में कार्बन को जलाते हैं तो आपको क्या बनेगा, आपको बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होगा, उष्मा आपको निकलती है, उष्मा क्या होता है, प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये कहने का मतलब अगर इसके साथ ये अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ये कार्बन, अभी कार्बन, ये कार्बन अकेला था, अब कार्बन के साथ ये क्या हो रहा कि इस कार्बन के साथ हमें अब ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हुआ, जुड़ गया। यहाँ पर मैंने बात बोला था कि जुड़ना, अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो यहाँ पर इस कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो हम लोग इस चीज को सीख गए। इतना जानते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में धनात्मक तत्वों का क्या होगा, यहाँ पे धनात्मक तत्वों का निकलना और ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना क्या कहलाता है, अब इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं। ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना और धनात्मक तत्वों का निकलना क्या होता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। और ऑप्शन क्या होगा, उसी का उल्टा होता है। अब एक हेडिंग और हो गया, अभी आपने पढ़ा, अब तक हम लोगों ने पढ़ा योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उष्मीय अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लास्ट एक और होगा जिसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, और रेडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ते हैं, इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग पढ़ते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में आप लोग ये देखते हैं कि रेडॉक्स जो होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती है। ये बात क्या बोलेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीकरण, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन दोनों क्रियाएं होती हो, अपचयन दोनों होता हो, दोनों क्रिया होती है, होती है, उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे ये आपको सीख, और अपचयन दोनों क्रिया होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप लोगों ने ये देखा, ऑक्सीकरण की क्रिया और अपचयन की क्रिया अगर दोनों होगी तो उसे बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें, हम लोग अगर फेरस की अभिक्रिया, फेरस का या जिंक का करा दें या फेरस का करा दें, किसी का करा दें, अगर जिंक की अभिक्रिया कराएं किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ कराएं, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जिंक इसको विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसका स्थान इससे ऊपर होता है। तो क्या होगा, क्या बनेगा, आगे बनेगा जिंक सल्फेट प्लस क्या होगा, कॉपर। अब यहाँ पे ये बात सोचना है क्या, अभी जो सल्फेट है, ये जो सल्फेट है, अभी सल्फेट इसके साथ जुड़ा था ना, तो अगर यहाँ पे सल्फेट इसके साथ, अब आपको पता है कि सल्फेट जो होता है वो ऋणात्मक होता है, आपको इसमें 2 चार्ज होता है, जो सल्फेट इसके साथ जुड़ा था, अब सल्फेट इसके साथ जुड़ रहा है, तो मतलब निगेटिव इसके साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ये जो क्रियाएं हो रही है, यहाँ पर ये जो क्रियाएं हो रही वो ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। आप कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण कैसे होगा, अरे आपको ये पता है ऑक्सीकरण क्या होगा, कि यहाँ पर ऋणात्मक चीजें जुड़ रही है, और जब ऋणात्मक चीजें जुड़ती हैं तो बोलेंगे क्या होगे, वो ऑक्सीकरण होगा। चलो यहाँ पर देखो, कॉपर पहले ऋणात्मक था, अब धनात्मक हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो हुआ ये होगा अपचयन की क्रिया, अपचयन की क्रिया। तो आपको ये पता होना चाहिए,
जो जिंक होगा इसका ऑक्सीकरण और जो होगा ये अपचयन। आपको पता होगा कि जिंक ऑक्सीकरण की क्रिया किस पे हो रही है? ये ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है वह एनोड पर होती है। कि जिंक ये क्रिया किस पर होती है? एनोड पर होती है। और ये क्रिया किस पर होती है? ये कैथोड पर होती है। आगे ये बात समझ में आई होगी। आगे हम लोग दो चीज पढ़ेंगे और इसके आगे, उसके बाद ये क्या होगा, चैप्टर खत्म हो जाता है। आगे हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, दो हेडिंग और हैं छोटी छोटी। पहला है उसमें से पढ़ेंगे संक्षारण। पहला पढ़ेंगे संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण हेडिंग डालेंगे संक्षारण। क्या है? संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण कोरोजन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। CORROSION कोरोजन। तो हम लोग क्या करते हैं? कोरोजन संक्षारण। तो संक्षारण को देखते हैं क्या होगा। जब कोई क्रियाशील धातु नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसके ऊपर एक परत बना लेती है और धातु धीरे धीरे नष्ट होती है, इसी क्रिया को बोलते हैं क्या? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का मतलब क्षरण होना। जैसे आप देखेंगे जब आयरन होता है, लोहा होता है, उस पर क्या होता है? वह वायु में नमी होती है। वायु में नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है? उसके ऊपर एक परत बनाता है। तो वह जो परत बनाता है उसी को क्या बोलते हैं? वह जो परत बनाएगा और धीरे धीरे उसका क्या होगा? क्षरण होता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? धातु नमी और ऑक्सीजन। धातु नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु पर एक परत बना लेती है और धीरे धीरे इसे नष्ट करती है। धीरे धीरे इसे नष्ट करती है। इस क्रिया को बोलते हैं संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण कहते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यदि कोई सक्रिय क्रियाशील धातु होगा, वह नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके उसके ऊपर एक परत बनाता है और धीरे धीरे धातु क्या होता है? नष्ट होती है। उसके ऊपर परत बनाता है और नष्ट होती है। इस क्रिया को बोलते हैं संक्षारण कहते हैं। आगे एक चीज और लिखेंगे, लास्ट हेडिंग होगा वो विकृत गंधिता। उसे क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। लास्ट टॉपिक लिखेंगे विकृत गंधिता। आप लोग विकृत गंधिता को देखते हैं। विकृत गंधिता क्या चीज होता है? विकृत गंध दो प्रकार की होती है, एक अच्छी और एक बुरी। विकृत गंध जो खराब गंध हो, जो मुझे बुरा लगती हो, जिसे कहते हैं खुशबू आना, बदबू आना, वही बात है इसमें। क्या होगा कि कभी आप कोई फूड रखा गया है तो फूड क्या होगा? ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है। उसे क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। जो तेली पदार्थ, वसी पदार्थ का भोजन होता है वो जल्दी खराब होता है। और वो खराब होता क्यों है? वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आकर के क्रिया करके देता है और जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। हाँ, एक बात यह है कि संक्षारण को रोकने का उपाय, रोकने का उपाय ये होगा कि हम लोग क्या करते हैं? धातुएं बहुत कास्टली, कीमती होती हैं। इसके बचाव रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बहुत से उपाय करते हैं। सबसे गैल्वेनीकरण होता है। गैल्वेनीकरण का मतलब ये होता है कि यदि कोई धातु है उसके ऊपर एल्युमिनियम की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। और दूसरी बात, और भी बात आगे हम करते हैं कि बहुत सी धातुएं हैं जिसके ऊपर विकृत गंधिता को आप लोग अच्छे समझ पाए। विकृत गंधिता क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ, तेल, वसी पदार्थ होते हैं, उसको अगर वायु के प्रेजेंस में रहता है
तो क्या होगा, वो क्रिया करके ऑक्सीकृत होता है और विशेष प्रकार की बदबू आती है, उसी को क्या बोलते हैं, विकृत गलिता कहते हैं। तो इतना करने के बाद आप लोग के, मुझे उम्मीद है चैप्टर समाप्त आप लोग को समझ में आई होगी। ये चैप्टर पहला खत्म होता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। दूसरा चैप्टर बहुत ही अलग ढंग से एक अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। जो ये चैप्टर खत्म हुआ है, इसमें अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हम उसको फिर से देख लेंगे। हाँ, अगर ये इससे आप लोग को समझ में आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, पिछला वीडियो देखना हो तो आई बटन पे क्लिक करके आप लोग चेक करके देख सकते हैं। आई बटन क्लिक करेंगे तो आपको नीचे वीडियो आ जाएगी, वहां पे उसे देख लीजिए। हम लोग इसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं। हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और दूसरे से भी करवाइए। आगे इसी तरह से हम लोग सभी सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।